हरे कृष्णा। हम लोग एफएम में आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज एनालिसिस। इसमें एक पार्ट ऐसा है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बताएंगे कौन सा? लेवरेज। यहीं से हमने आपको शुरू किया था। अब हम लोग एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझाते हैं। देखिए, हमको अपनी कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को खोलने के लिए पैसों की जरूरत है। और वो पैसा हम इक्विटी से ला सकते हैं, डेट से ला सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर से ला सकते हैं, लोन ला सकते हैं, अलग अलग जगह से पैसा ला सकते हैं। हमारे सामने एक सवाल यह आता है कि हम जो पैसा अलग अलग जगह से ला सकते हैं, तो सब कहां से लाएं? क्या पूरा पैसा इक्विटी से ले आए? क्या कुछ पैसा इक्विटी से लाएं, कुछ पैसा डेट से लाएं, कुछ प्रेफरेंस शेयर से लाएं? यानी किससे कितना लाएं? दैट मींस हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो। तो हमें इस चैप्टर में कैपिटल स्ट्रक्चर निकालना होगा, या यूं कहें तो हमें यह बताना होगा कि इनमें से कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा होगा। देखिए, वो कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा माना जाता है जिस कैपिटल स्ट्रक्चर की WACC पढ़ा हुआ है आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या जिसको केओ बोलते थे, जिसकी WACC, बताइए कम बोलूं कि ज्यादा बोलूं? अच्छा कौन सा होगा? जिसकी WACC कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितनी ज्यादा उतनी अच्छी बात, कि जितनी कम कम उतनी अच्छी बात? कंपनी के नजरिए से बताते हुए जितनी कम। यानी ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर हमें बनाना होगा जिसकी केओ, जिसकी WACC कम से कम हो, मिनिमम हो। कॉस्ट जितनी कम होगी कंपनी के लिए उतना ही अच्छी बात है। कॉस्ट कम होती है ना, तो अपने आप कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा होती है। भाई कॉस्ट कम, देना कम पड़ेगा, कमा ज्यादा रहे, कंपनी में वैल्यू बढ़ेगी। इन अदर वर्ड्स, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम होगा, सबसे अच्छा होगा, जिसका केओ यानी WACC मिनिमम आए और जिसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम आए। कैसे बनाएंगे ये चैप्टर बताएगा। जब आप छोटे थे तो छोटे में आपने स्कूल वगैरह लाइफ में पढ़ाया जाता है कि आइडल डेट टू इक्विटी रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है। मतलब इसका मतलब ये सिखाया जाता है स्कूल में कि भैया अगर अपने को 3 रुपए की जरूरत है बिजनेस करने के लिए, तो 2 रुपए लाना डेट से और 1 रुपए लाना इक्विटी से। ऐसा मतलब होता है आइडल डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1। मतलब 3 करोड़ की जरूरत है, 2 करोड़ डेट का होना चाहिए, 1 करोड़ इक्विटी का। पर साहब ये थियोटिकल है। अगर यही वास्तव में होता तो हम ये क्यों पढ़ा रहे हैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर? इस चैप्टर में इतनी मगजमारी काहे के लिए करेंगे? क्यों? क्योंकि देखिए, आपने थियोटिकल लाइफ में तो पढ़ लिया, प्रैक्टिकली सोचिए। मान लीजिए एक कोई नई कंपनी बनने जा रही है जिसका पीछे कोई पास्ट नहीं है, प्रमोटर्स को भी कोई नहीं जानता, कभी कोई पास्ट नहीं है, एक नई कंपनी बनने जा रही है। हो सकता है वो कंपनी जब मार्केट में लोन लेने जाए, डेट इश्यू करने जाए, उसको मिले ही ना, कोई पैसा लगाने के लिए नहीं तैयार है, तो अपने पैसे से ही काम करना पड़ेगा, खुद के इक्विटी शेयर्स लगाने पड़े। तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन में कितना कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वो तो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, ये प्रैक्टिकल है। और इसको पढ़ाने से पहले इसीलिए मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा दिया था, लेवरेज की थ्योरी पढ़ा दी थी, लेवरेज पढ़ा दिया था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपको अलग अलग सोर्सेस की भी कॉस्ट निकालनी आती है, WACC भी आती है। और हमारा प्रेफरेंस होगा, हमें एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसकी WACC, मैं बार बार बोलूंगा, WACC कम हो और वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा हो। चलिए शुरू करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं, थ्योरी से ही शुरू करते हुए हम लोग देखते हैं क्या बताने की कोशिश करें। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा लिखा है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या इंट्रोडक्शन है, क्या डेफिनेशन, क्यों जरूरी है, पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। गिवन द कैपिटल बजटिंग डिसीजन ऑफ ए फर्म। अरे सर, आप तो कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, कैपिटल बजटिंग कहां से आ गया? देखिए, एक और चैप्टर आपके एफएम में ही है, मैं पढ़ाऊंगा आपको कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में मैं आपको ये सिखाऊंगा, जब ये सिखाऊंगा तब उसके बाद ही सिखा पाऊंगा। कैपिटल बजटिंग में मैं ये सिखाऊंगा कि हम पैसा कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। हम मोबाइल बनाने का काम शुरू करें कि हम रिमोट बनाने का काम शुरू करें, कहां इन्वेस्टमेंट करें? होटल खोल लेने या हॉस्पिटल खोल लेने या कहां इन्वेस्टमेंट करें? लेकिन एक बात है, इस दुनिया में एक बात है,
जब भी कैपिटल बजटिंग का डिसीजन होगा कि कहां इन्वेस्ट करें, नई मशीन खरीदें कि ना खरीदें, जब भी कि इन्वेस्ट कहां करें, वहां पे एक सामने से क्वेश्चन और आता है कि ठीक है, अच्छा यहां इन्वेस्ट करते हैं। लेट्स से हमने कहा यार एक काम करते हैं, होटल बनाएंगे, यहां होटल बढ़िया प्रॉफिट है, होटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट अगला क्वेश्चन तुरंत आएगा, उसके साथ एक वो रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स कहां से आएंगे। दैट मींस कैपिटल बजटिंग का डिसीजन अपने साथ जस्ट नेचुरल सी बात है कैपिटल स्ट्रक्चर लेके आता है। अब बात समझ रहे हैं भाई? देखिए मन मेरा भी करता है कि मैं ऑडी खरीद लूं, वो मन करता है, लेकिन जैसे ही जाता हूं वो प्राइस बताता है हमको 40 लाख की है, मैं अपनी वैगन आर स्टार्ट करके घर वापस आ जाता हूं। क्यों? पैसे कहां से आएंगे? तो सिंपल सी बात है, जब भी कैपिटल बजटिंग का डिसीजन होगा उसके साथ कैपिटल स्ट्रक्चर भी होगा। गिवन द कैपिटल बजटिंग डिसीजन ऑफ ए फर्म, इट हैज टू डिसाइड द वे इन विच कैपिटल प्रोजेक्ट्स विल बी फाइनेंस, कि किस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कराएंगे। दैट इज एवरी टाइम द फर्म मेक्स एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब भी तुम इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने के लिए निकलोगे तो तुम्हें फाइनेंसिंग डिसीजन भी लेना पड़ेगा, बिना उसके इन्वेस्टमेंट कहां से करोगे? तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ अपने आप फाइनेंसिंग डिसीजन भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आ डिसीजन टू परचेज अ न्यू मशीनरी और प्लांट, तुम्हारा डिसीजन है नई मशीन खरीदने का, ये प्लांट का खरीदने का, मशीन खरीदने का, इंप्लाइज, इसका मतलब है कि तुम्हारा एक और काम है स्पेसिफिक वे ऑफ फाइनेंसिंग दैट प्रोजेक्ट। पैसा कहां से आएगा? नई मशीन तो खरीदनी है। शुड द फर्म एम्प्लॉय इक्विटी, इक्विटी से पैसा लाएं या डेट से लाएं या दोनों से लाएं? क्या उसके इंप्लीकेशन होंगे? क्या अप्रोप्रिएट मिक्स होगा डेट का इक्विटी का? मतलब कितना डेट से लाएं कितना इक्विटी से, क्या हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगा? देयर आर सम क्वेश्चन जो एक फर्म को जरूरत है टू आंसर बिफोर टेकिंग अप एनी फाइनेंसिंग डिसीजन। कुछ फाइनेंसिंग डिसीजन लेने से पहले कुछ सवालों के जवाब देने, कितना डेट इक्विटी, कितना हमारे लिए अच्छा होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? अच्छा, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में हम कैपिटल वर्ड को हटा दें, केवल स्ट्रक्चर पूछें, स्ट्रक्चर वर्ड क्या मतलब, क्या होता है स्ट्रक्चर? एक घर है, एक उसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर जो उसके ऊपर, लैंड के ऊपर आपने इमारतें खड़ी कर रखी है, वो स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? सेम, जितनी कैपिटल्स का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, हम कहां से पैसा लाएंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रेकअप बोल लीजिए, किसका? कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म की। अगर 1 करोड़ रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड है तो उसका ब्रेकअप क्या है, उसमें से कितना इक्विटी कितना डेट, ये है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहे होंगे कि शॉर्ट टर्म सोर्सेस की बात कर रहे होंगे? लॉन्ग टर्म की बात कर रहे होंगे। द कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिस्ट ऑफ, कैपिटल में दोनों लगे होते हैं, बोथ ओनर्स की कैपिटल जिसको आप इक्विटी वगैरह बोलते हैं, डेट की कैपिटल जिसको आप लेंडर्स बोलते हैं। डेट कैपिटल इज अंडरस्टूड हियर टू मीन, यहां पे हम जो डेट की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा केवल लॉन्ग टर्म डेट की बात कर रहे हैं, जिसको आप डिप्लॉय करें, डिप्लॉय मतलब इन्वेस्ट करें, उस पैसे को लाके इन्वेस्ट कर रहे हैं कहां पे? लॉन्ग टर्म एसेट्स, मशीन वगैरह खरीद रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ इक्विटी एंड डेट, इक्विटी और डेट के अलावा कई बार क्या होता है, कॉजी इक्विटी भी होता है। कॉजी इक्विटी मतलब पार्शियल इक्विटी, जैसे कि कन्वर्टेबल डेट, वो बाद में कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें? इक्विटी में। द फाइनेंसिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज ए सिग्निफिकेंट मैनेजरल डिसीजन। ये एक सिग्निफिकेंट डिसीजन है। देखिए जीवन में कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो बड़े सोच समझ के इंसान को लेने चाहिए। कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो इरिवर्सेबल नहीं होते, उसमें से एक कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है। आप जो पैसा ला रहे हो ना, बहुत सोच समझ के लाओ और जहां इन्वेस्ट करो। इवन कैपिटल बजटिंग का डिसीजन भी बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म पड़ रहा है। गलत डिसीजन ले लिया तो भारी भरकम लॉस हो सकता है, तो इसलिए सोच समझ के लेना है। जैसे शादी का डिसीजन है ना, इरिवर्सिबल डिसीजन है कुछ जीवन के। द फाइनेंसिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज ए सिग्निफिकेंट मैनेजरल डिसीजन एज इट इन्फ्लुएंसेस शेयर होल्डर्स की रिटर्न और रिस्क, दोनों इन्फ्लुएंस हो रही। सर शेयर होल्डर को क्या फर्क पड़ रहा है? बेटे देखो, शेयर होल्डर को क्या फर्क पड़ रहा है, शेयर होल्डर ही तो मालिक है कंपनी का। अगर तुम डेट से ज्यादा पैसा ले आओगे, काफी पैसा, मान लो एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है, कंपनी ए के सर पे उधारी है 1 करोड़ की, कंपनी बी के सर पे उधारी है 100 करोड़ की, 100 करोड़ का डेट है। मेरे पास दोनों कंपनी के इक्विटी शेयर है, ए के भी बी के भी। मेरे को ज्यादा रिस्क कौन सी कंपनी में लगती है? बीपी मेरा कहा किसके लिए वजह से बढ़ा रहता है, ए की वजह से कि बी की वजह से? बी की, क्यों बी की वजह से? अरे भैया इतनी उधारी है, कल को कुछ हो गया, ऊंच नीच हो गई, कंपनी बंद करनी पड़ी, तो पहले तो आपको पता है लिक्विडेशन जब होगा वाइंडिंग के समय, पहले तो बाहरी लोगों को चुकाया जाएगा, बाद में हमें कुछ मिलेगा, पता नहीं मिल भी पाएगा कि नहीं। तो भैया बहुत ज्यादा डेट से क्या दिक्कत है? इक्विटी वालों का रिस्क में फर्क पड़ रही है। नहीं लाते हैं डेट तो प्रॉब्लम समझिए, इक्विटी वालों को रिटर्न नहीं मिल पाता, क्योंकि डेट में क्या होता है, डेट में तो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि लेट से हम डेट लेकर के 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, हमने उस पैसे को जहां इन्वेस्ट किया वहां कमाया 15%।
देना तो उनको 10% है, जो एक्स्ट्रा 5% बच गया वो किसके फायदा? इक्विटी। तो इक्विटी वाला थोड़ा तो डेट भी चाहता है, तो कह रहा है ये जो है ना आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, आपको देखना चाहिए शेयर होल्डर की रिस्क में, शेयर होल्डर के रिटर्न में क्या फर्क पड़ेगा, तब एक एप्रोप्रिएट मिक्स बनाना चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर में बी अफेक्टेड, कैसे इफेक्ट होगी भाई? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो आप लेंगे, अगर वो सही लेंगे तो मार्केट वैल्यू अच्छी पहुंचेगी, खराब लेंगे तो वो भी वैल्यू आपकी खराब हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट? कितनी तरीके के कैपिटल स्ट्रक्चर होते हैं? टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। बेसिकली यहां पे आपको 4 तरीके के कैपिटल स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश होगी। एक हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर, एक वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर, एक पिरामिड शेप कैपिटल स्ट्रक्चर और एक इन्वर्टेड पिरामिड शेप कैपिटल स्ट्रक्चर। एक एक करके समझाता हूं, पहले ऊपर देखते हैं क्या लिखा है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म इज ए रिफ्लेक्शन, कह रहा कैपिटल स्ट्रक्चर देखने से ही पता चल जाता है, रिफ्लेक्शन है किस चीज का? ओवरऑल जो उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है एंड फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी ऑफ द फर्म, उसकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कैसी है, फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी क्या है, डेट ज्यादा है, इक्विटी कम है, उससे बहुत कुछ देखने। मान लो एक कंपनी में डेट बहुत कम है, तो समझ में आ रहा है उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसको डर लगता है फर्म को लगता है डेट से आज पैसा ले आए, पता नहीं कल को कमा के ब्याज दे भी पाए कि ना दे पाए, तो बहुत कुछ सोच उसकी समझ में आती है। इट शोज हाउ मच रिलायंस इज प्लेस्ड बाय द फर्म ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज, फर्म कितनी विश्वास कर रही है बाहरी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, एंड हाउ मच इंटरनल एक्रूवल्स, इंटरनल एक्रूवल मतलब अपना ही पैसा लगा दिया, रिटेन अर्निंग एक तरीके से, आर बीइंग यूज्ड टू फाइनेंस एक्सपेंशन। कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आ रहा है हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर में? देखिएगा मैं आपको समझाता चलता हूं। हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें क्या होता है, केवल इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग होती है, इक्विटी एंड आरई लिख रहा हूं, रिटेन्ड अर्निंग, मतलब इसमें डेट का पोर्शन नहीं होता, ना के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता। पढ़ के देखते हैं। In a horizontal capital structure, the firm has zero debt component in the structure में debt है ही नहीं, केवल क्या है? इक्विटी है, रिटेन अर्निंग है। The structure is quite stable। अब देखिए horizontal line है, quite stable है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द फर्म, अगर आपको कल को फर्म को एक्सपेंड करना है तो कह रहा है एक्सपेंशन जो होगा वो लेटरल मैनर में होगा, खुद के पैसों से होगा, ऐसा नहीं कि बाहरी दम पे उधार के पैसों से हम अपने आप को बढ़ाए चले जा रहे हैं, एक तरफ उधारी बढ़ रही, एक तरफ हम लोगों की नजरों में बढ़ते जा रहे हैं, कह रहा है ये नहीं होना चाहिए। तो एक्सपेंशन लेटरल मैनर में होगा, दैट इज थ्रू इक्विटी और रिटेन अर्निंग होगा। एब्सेंस ऑफ डेट, अब डेट नहीं होगा तो इसका फायदा, इसका वो नुकसान क्या है? एब्सेंस ऑफ डेट का मतलब है आपके यहां फाइनेंशियल लेवरेज नहीं है। फाइनेंशियल लेवरेज कैसे बनता था? इंटरेस्ट की वजह से, तो डेट ही नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं, फाइनेंशियल लेवरेज नहीं, फाइनेंशियल लेवरेज नहीं है, आपको कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एक कॉन्सेप्ट मैंने एफएम में आपको समझाने की कोशिश करी, वही कि आप डेट से पैसा लाए 10%, कमाओगे 15%, अगर तो 5% जो एक्स्ट्रा कमाए वो इक्विटी वालों का फायदा, ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है। डेट ही नहीं होगा तो ये फायदा भी तुमको नहीं मिल पाएगा। एंड इस स्ट्रक्चर को डिस्टर्बेंस करने की प्रोबेबिलिटी, हिलाने डुलाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ना। कुतुब मीनार तो है नहीं कि आपने गिरा दिया वो गिर गया आवाज है, तो हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर है। लेकिन क्या ये बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है? ऐसा तो है नहीं, आपका थोड़ा तो डेट तो होना चाहिए। दूसरा तरीका का क्या है? वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है देखो आपको समझाऊं, इसमें देखिएगा एक मिनट, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इक्विटी होता है, दिख रहा है ना सबको? इससे ऊपर थोड़ा सा इक्विटी के ऊपर हम थोड़ा सा ले आते हैं प्रेफरेंस शेयर से पैसा, और ऊपर पैसा चाहिए तो हम लाइन बढ़ाते जाते हैं डेट की, और चाहिए और बढ़ाते जाते हैं, डेट लाते रहते, डेट लाते रहते, बहुत ज्यादा डेट ले आएंगे, आप मीनार बढ़ाते जा रहे, जगह छोटी है ना, 4 मंजिल की परमिशन थी, अब 40 मंजिल बनाते जाओगे तो क्या होगा, एक दिन गिर सकती है। पढ़ के देखते हैं। इन ए वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर, बेस जो होता है स्ट्रक्चर का आमतौर पे वो फॉर्म्ड होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से, कम अमाउंट इक्विटी का। दिस बेस सर्व्स एज द फाउंडेशन, इस बेस को आप फाउंडेशन की तरफ पे रखते हैं, ऑन विच, जिस पे आप सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। उस बेस के ऊपर फाउंडेशन नींव डाली, फिर उसके ऊपर घर बनाते हैं, उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, किसका? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का एंड डेट का। इंक्रीमेंटल एडिशन, जो भी पैसा चाहिए होता है हमेशा वो आप किस फॉर्म में लाते रहते हो, और जो पैसा चाहिए डेट के फॉर्म में, तो आप मंजिलें और ऊपर बढ़ाते चले जाते हो। क्वांटम ऑफ रिटेन अर्निंग ऐसी कंपनी में बहुत कम होती है। डिविडेंड पे आउट रेशियो हाई होता है, क्योंकि ऐसी कंपनी खुद के पैसों पे विश्वास नहीं करती, कमाती बार देती हो, कहती जो पैसा चाहिए किससे ले आएंगे, डेट से, तो रिटेन अर्निंग का पोर्शन कम, डिविडेंड पे आउट रेशियो ज्यादा। इन सच अ स्ट्रक्चर
ऐसे स्ट्रक्चर में आमतौर पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी के जो होती है वो यूजली हायर होती है देन द कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होती है। सर ऐसा क्यों होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों ज्यादा होती है? अगर आपको लॉजिकली समझना है तो समझिए, आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना सीखा था, केई आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ाया था। अब केई में मैंने आपको पढ़ाया था कि केई के साथ हमारा मतलब इक्विटी वालों के साथ हमारा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रेट तो होता नहीं है। तभी वहां पे मैंने आपको अलग अलग मेथड्स पढ़ाए थे, कैपे मेथड पढ़ाया था, याद है आपको? एक डिविडेंड ग्रोथ पढ़ाया था, एक बीच में बकवास मेथड और भी था, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम, है ना? अब आप समझिए है क्या, अगर मोटा मोटा समझे, एक कंपनी में डेट बढ़ता जा रहा है, डेट बढ़ता जाएगा तो इक्विटी वालों की रिस्क बढ़ रही है। अब इक्विटी की रिस्क बढ़ रही है, इक्विटी वाले कह रहे हैं यार तुम्हारी कंपनी तो बड़ी रिस्क है, हम तुम्हारी कंपनी में अगर पैसा लगाएंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा ही है, हम तुम्हारे में तभी लगाएंगे जब तुम 15%, 18%, 20% कमा के दोगे। अगर तुम भी सबकी तरह बाकी इक्विटी वालों की तरह 13% कमा के दे रहे हो तो तुम्हारी कंपनी में क्यों इक्विटी शेयर लगाएंगे, किसी और में लगा दें। तो रिस्क बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़े, तो इस तरीके कंपनी में आमतौर पे ऐसा देखा जाता है। आमतौर पे ये सब आम हम लोग नॉर्मल बातें कर रहे हो, प्रैक्टिकल जीवन में हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होती है। हाई कंपोनेंट ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेस। डेट बढ़ाने से क्या बढ़ता है, फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ता है, यानी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाती है, एंड रेंडर्स स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। द फर्म बिकॉज ऑफ रिलेटिवली लेसर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी इज वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब होता है रिस्की होता है हमेशा। होस्टाइल टेकओवर, होस्टाइल टेकओवर समझते हैं? दो तरीके के टेकओवर्स होते हैं, एक फ्रेंडली टेकओवर होते हैं, एक होस्टाइल। फ्रेंडली टेकओवर का मतलब होता है कि हमें किसी से उसकी कंपनी खरीदनी, हमने उससे बात किया कि आप अपने इक्विटी शेयर्स मेजॉरिटी मेरे को बेच दीजिए, जिसके पास मेजर इक्विटी शेयर्स वो मालिक बन गया, तो मैंने उसको टेक ओवर कर लिया। होस्टाइल टेक ओवर क्या होता है, आपने कहा हम नहीं बेचेंगे, हमने इतने रुपए फेंके मार्केट से, आपने नहीं बेचे, बाकी लोगों से सबके 51% खरीद लिया। अब यहां पे क्या है, इक्विटी शेयर का बेस कम है, तो कंपनी का मालिक बनना आसान है, केवल इतना बेस हम खरीद लें अगर तो मालिक बनकर, बाकी की तो डेट है। तो यहाँ पे होस्टाइल टेक ओवर की हमेशा एक बड़ी रिस्क पड़ी रहती है। तीसरी तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा, पैरामिड शेप्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। पैरामिड शेप्ड कैसा होगा, ऐसा। इसमें ये जो नीचे वाली लाइन होती है ये होती है इक्विटी, इक्विटी का बेस होता है, और जो ऊपर वाली लाइन होती है ये होता है डेट। डेट थोड़ा सा कम होता है, पढ़ के देखते हैं क्या। अब pyramid shaped capital structure has a large proportion consisting of equity capital and retained earning, यानी नीचे वाली लाइन में इक्विटी है और retained earning है, which have been plugged back। retained earning का मतलब ये होता है कि जो कमाया और plugged back कर दिया अपने प्रॉफिट में, दोबारा रीइन्वेस्ट कर दिया, इसका मतलब होता है into the firm over a considerably large period of time। कमाते जा रहे हैं हर साल, अपने जमा करते जा रहे, कमाते जा रहे, जमा करते जा रहे, कमाते जा रहे, उसी में अपने पास रखते जा रहे हैं, इससे हमारी retained earning बढ़ती जा रही है। कॉस्ट ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग, केई जो होता है और केआर जो होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। बताओ ऐसी कंपनी जिसमें डेट का पोर्शन कम है, ऐसे में इक्विटी वालों की रिस्क कम होगी। जब उनकी रिस्क कम तो उनकी एक्सपेक्टेशन कम, उनकी एक्सपेक्टेशन ही तो मेरी कॉस्ट होती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में यही समझाया था। तो मेरी आमतौर पे ऐसी कंपनी में केई और केआर नॉर्मली कम होता है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ डेट। ये लेकिन स्ट्रक्चर एक चीज ये भी बताता है, देखो किसी कंपनी में डेट बहुत कम है, इससे आपको ये समझ में आ रहा है ये कंपनी रिस्क लेने से बचती है, डरती है। ऐसी कंपनियां जो रिस्क नहीं लेती हैं या रिस्क लेने से बचती हैं, उनको हम रिस्क एवर्स फर्म बोलते हैं या रिस्क एवर्स कंजर्वेटिव फर्म बोलते हैं। द स्ट्रक्चर इज इंडिकेटिव ऑफ रिस्क एवर्स कंजर्वेटिव फर्म। रिस्क एवर्स का मतलब होता है जो रिस्क लेने से डरता है, जल्दी रिस्क नहीं लेता, उसका मतलब ये होता है रिस्क एवर्स। एक होते हैं रिस्क लविंग, रिस्क नहीं, वो एक था ना, रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, वो पिक्चर में था किसी में, किस क्या था डायलॉग, वो कौन सी पिक्चर में था, ऐसा किसी था नहीं, चलो छोड़ो, आप लोग देखते नहीं पिक्चर, छोड़ देते हैं। हमें क्या होता है ना, पिक्चर एक कुछ डायलॉग्स याद रह जाते, सीन याद रह जाते। मेरे साथ एक दिक्कत है, पिक्चरों के नाम हम भूल जाते हैं तो हम ना किसी को कुछ बताते हैं तो हम कहते हैं उस पिक्चर में ऐसा हुआ था, और पूरा कुछ पुरानी पिक्चर भी याद रह जाती है कि वो रेखा अमिताभ बच्चन के लिए खाना लेके जाती है, उतारे थे, ये कौन सी पिक्चर थी, अब हमें खुद ही नाम नहीं याद है। खैर, अगला है इन्वर्टेड पिरामिड शेप्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, देखिए पिरामिड शेप का जस्ट उल्टा, वो ऐसा बना था तो ये कैसा होगा, उल्टा। यानी इसमें इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग कम होती है और डेट का पोर्शन ज्यादा होता है। पढ़ के देखिएगा, सच अ कैपिटल स्ट्रक्चर हैज ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ इक्विटी कैपिटल। थोड़ा बहुत जो है ना इन्वर्टेड वाला, हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत वर्टिकल से मिलता जुलता है,
ठीक है ना, उसमें भी इक्विटी कम थी, डेट ज्यादा था, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। सच अ कैपिटल स्ट्रक्चर इज ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ इक्विटी कैपिटल, रीजनेबल लेवल ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, बट एन एवर इंक्रीजिंग कंपोनेंट ऑफ डेट। मतलब अभी इतना है, कल को और जरूरत पड़ेगी तो डेट और बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं, एवर इंक्रीजिंग कंपोनेंट ऑफ डेट। आगे क्या लिखा है, ऑल द इंक्रीजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर जो भी रिसेंट पास में हुए और जो जरूरत पड़ी हैव बीन मेड थ्रू डेट ओनली। चांसेस आर दैट कि ऐसी कंपनी की, ये माना जाता है, ऐसी कंपनी में ये माना जाता है कि इन कंपनी में रिटेन अर्निंग्स श्रिंक हो रही हैं, रिटेन अर्निंग्स खत्म होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी कंपनी एक्यूमुलेटेड लॉसेस में जा रही है, उसके लॉसेस होते जा रहे हैं, तो लॉसेस होते जा रहे हैं, रिटेन अर्निंग खत्म होती जा रही है, उस लॉसेस की भरपाई करने के लिए पैसे की कमी पड़ती जाती है, तो वो डेट लाती रहती है। यानी इस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर तो बहुत ही खराब है। ये अंतर हम कह सकते हैं इसमें और वर्टिकल में। बेसिकली अंतर, वर्टिकल में ये नहीं लिखा था कहीं पे कि लॉसेस हो रहे हैं, वर्टिकल में और पैसा चाहिए मे बी एक्सपेंशन के लिए तो डेट ला रहे हैं, तो ये एक मोटा मोटा अंतर दोनों में मेरे को दिखाई देता है, ठीक है। सच अ कैपिटल स्ट्रक्चर इज हाईली वनरेबल टू कोलैप्स। भाई देखो, मान लो एक सज्जन है, वो क्या करते हैं ना, उनको मेहनत करने की आदत नहीं है, वो उधार मांग के खाते हैं। किसी से गए 5,000 उधार लिया, जरूरत है भाई, दे दो दे दो, दे दिया किसी ने, पैसा वापस कर देंगे कह रहे हैं, थोड़ा टाइम बाद उसने मांगा, दे देंगे दे देंगे दे देंगे, जब हद हो गई वो बिल्कुल आके बैठ गया घर पे, तो कहता अच्छा परेशान ना हो, फिर वो धीमे से किसी और से मांग के लाएंगे और उसको दे देंगे, फिर दूसरे को टोपी पहनाएंगे। आप समझ रहे हैं बात को? फिर दूसरा जब मांगेगा तो क्या करेंगे, हाँ फिर किसी और, मतलब उसको लटका दे, जब बहुत की हद हो जाएगी तीसरे। लेकिन ऐसा आप कब तक कर पाओगे? इसकी एक सीमा है, एक समय आपके बाद मार्केट पता चल जाएगी कि ये इंसान हाँ ऐसा कर रहा है। तो इस तरीके के कैपिटल स्ट्रक्चर वही, जहां पे आपकी रिटेन अर्निंग, जहां पे आप लॉसेस कमा रहे हो, कब तक लाते रहोगे डेट से पैसा, हाईली वनरेबल है कि कोलैप्स हो जाएगा। तो मैंने आपको चार पढ़ाए, एक आपको पढ़ाया हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें बेसिकली इक्विटी है, रिटेन अर्निंग है, डेट नहीं है। दूसरी चीज इसमें मैंने आपको पढ़ाई स्टेबल कैपिटल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी एक नेगेटिव बात जो लगती है वो ये है कि फाइनेंशियल लेवरेज की कमी है। तो फाइनेंशियल लेवरेज की कमी है, थोड़ा बहुत लेवरेज होगा तो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग और इक्विटी का फायदा मिलता, लेकिन यहां पे नहीं था। वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि इक्विटी थोड़ा सा है, उसके ऊपर हमने सुपर स्ट्रक्चर बनाया प्रेफरेंस का, और सुपर स्ट्रक्चर डेट का, जो भी पैसा चाहिए वो डेट से लाते रहते हैं। लेकिन एक इसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पढ़ाई कि हमेशा इसको एक डर लगा रहता है होस्टाइल टेक ओवर का। और एक बड़ी बात इसमें ये पढ़ाई कि इसमें आमतौर पे केई वगैरह ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी रिस्क जो होती है वो ज्यादा होती है, डेट ज्यादा, रिस्क ज्यादा इक्विटी वालों की, तो उनकी डिमांड भी ज्यादा होती है। पिरामिड शेप में मैंने आपको पढ़ाया इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग एक अच्छा बेस, और थोड़ा सा आप उसके ऊपर डेट भी क्रिएट कर लेते हो। और नॉर्मली ऐसी कंपनी की केई वगैरह जो होती है, रिटेन अर्निंग वगैरह जो होती है, वो कॉस्ट ऑफ डेट से कम होती है। इसके अलावा इन्वर्टेड पिरामिड शेप में आपको पढ़ाया गया ऐसा, दैट मींस इक्विटी थोड़ी और डेट का एक एवर इंक्रीजिंग पोर्शन, लेकिन इसमें आपके लॉसेस थे जिसकी वजह से आप डेट ला रहे थे, और बहुत ही जल्दी आप कह रहे हैं हाईली वनरेबल, हाईली रिस्की है कि ये कोलैप्स कर जाएगा। एक तरीके का वेंटिलेटर पे कोई इंसान जी रहा है, आप ये समझ लीजिए, अपनी सांसें नहीं ले रहा, तो कब तक जिएगा? 1-2 महीने, 3 महीने, ज्यादा ज्यादा, इतना भी नहीं जीता, निकल जाएगा। सेम चीज। क्या सिग्निफिकेंस है कैपिटल स्ट्रक्चर की, क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? कैपिटल स्ट्रक्चर इज सिग्निफिकेंट फॉर ए फर्म बिकॉज लॉन्ग टर्म तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी एंड तुम्हारी सॉल्वेंसी फर्म की वो सस्टेन्ड होती है बाय एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। आज तुम झोंक झोंक में बहुत ज्यादा डेट ले आए, लेकिन अगर कल को तुमने उतना प्रॉफिट नहीं कमाया, उनको तुम चुका नहीं पाओगे, ब्याज को लॉन्ग टर्म नहीं चल पाओगे, वो थोड़े टाइम बाद अपना पैसा आपसे वापस मांग लेंगे। तो कह रहे साहब आपको एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है, कंसिस्टिंग ऑफ एप्रोप्रिएट मिक्सिंग करनी है डेट की और इक्विटी की। ये वही है एग्जांपल, एप्रोप्रिएट मिक्सिंग ऑफ डेट एंड इक्विटी का मतलब है कि आपको जो भी सामान आप बना रहे हैं, गाजर का हलवा बना रहे हैं, तो सोच समझ करके आपको चीनी और घी का इस्तेमाल करना है। दोनों अगर कम रह गए तो भी दिक्कत, ज्यादा रह गए तो घी घी तैरेगा तो मजा नहीं आएगा खाने में, चीनी ज्यादा हो गई तो भी मजा नहीं आएगा खाने में। एप्रोप्रिएट मिक्सिंग करनी है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर ओवरऑल रैंकिंग फर्म की। सिग्निफिकेंस क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर की, वो नीचे बताएं। इट रिफ्लेक्ट्स फर्म स्ट्रेटजी, आपको ऊपर बताया गया, कैपिटल स्ट्रक्चर देख करके पता चल जाता है फर्म की कैसी स्ट्रेटजी। अगर डेट ही है ही नहीं, रिस्क एवर्स फर्म दिखाई दे रही है,
पढ़ के देखते हैं अंदर क्या लिखा है। कैपिटल स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट करता है ओवरऑल स्ट्रेटेजी फर्म की। स्ट्रेटेजी का मतलब है कि किस पेस पे वो ग्रो करेगी। इन केस फर्म अगर ग्रो करना चाहती है फास्टर पेस पे तो उसको डेट रखना पड़ेगा। डेट रख के आप फास्टर पेस पे समझ रहे हैं ना कैसे ग्रो कर पाएंगे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के फायदे से उनको देना तो एक फिक्स्ड है 10, आपको लगता है मुझसे ज्यादा पैसा कमा लेंगे 15-20, तो रखो ना डेट, जो एक्स्ट्रा कमाओगे इक्विटी का आप ग्रो करोगे। तो कह रहा है इन केस अगर आपको चाहिए कि आपको फास्टर पेस पे तेजी से भागना है तो आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा डेट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। फर्दर अगर ग्रोथ हो रही है एक्विजिशन से या इनऑर्गेनिक मोड ऑफ ग्रोथ। आजकल देखिए क्या है, पहले का जमाने और अब के जमाने में क्या अंतर है। पहले के जमाने में इंसान क्या करता था, व्यापार बनाता था, खून पसीना लगाता था, खूब मेहनत करता था, 5-10 साल अपना नाम बनाता था। अब किसी के पास इतना पेशेंस है नहीं, तो अब लोग क्या करते हैं, अब लोग ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ नहीं भागते, अब लोग इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ भागते हैं। अब आपको कोई व्यापार करना है, लेट से, है ना, आपने क्या किया, किसी की फ्रेंचाइजी ले ली, पहले दिन से आप किसी और का ब्रांड यूज करने के आपने दुकान खोल ली, जो भी आप काम कर रहे हो, तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ या एक्विजिशन कर लिया, आपने किसी चलताऊ को खरीद लिया, तो कह रहे हैं कई बार क्या होता है, इनकेस ग्रोथ हो रही है थ्रू एक्विजिशन से, इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है, तो फर्म क्या करती है, फाइनेंशियल लेवरेज को अच्छा पाती है कि डेट से पैसा ला करके, बढ़िया टूल है, डेट का पैसा ला के आप खरीद लो किसी को। दूसरा है कैपिटल स्ट्रक्चर से आपको उस कंपनी की, जब हम लोग फर्म बोल रहे हैं तो फर्म का मतलब केवल फर्म ना समझना, फर्म का मतलब जिस भी तरीके की कंपनी हो सकती है ना, तो फर्म हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, जैसा भी, उससे आपकी उसकी रिस्क प्रोफाइल पता चलती है। वन कैन गेट अ रीजनेबली एक्यूरेट ब्रॉड आइडिया, आपको पता चल जाता है अबाउट द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द फर्म, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। अगर डेट कंपोनेंट कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रीडोमिनेंट है, डेट कंपोनेंट ज्यादा है, मतलब उसके ऊपर फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है, ज्यादा है, ऑफ द फर्म इंक्रीजेस देयर बाय, रिस्क ज्यादा है। अगर डेट है ही नहीं, द फर्म हैज नो लॉन्ग टर्म डेट, इसका मतलब है वो रिस्क एवर्स है और उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कम है। लेकिन ये भी अच्छी बात नहीं, कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। तीसरा, इट एक्ट एज ए टैक्स मैनेजमेंट टूल। सर टैक्स का क्या लेना देना है इससे, टैक्स का बहुत बड़ा लेना देना है। देखो होता क्या है, अगर हम डेट से पैसा लाते हैं तो डेट पे हम देते हैं ब्याज, और जो इंटरेस्ट हम देते हैं वो इनकम टैक्स में सेक्शन 36 सेक्शन होता है पीजीबीपी के एड में, उसमें अलाउेबल एक्सपेंडिचर होता है। ब्याज वैसे भी आपने एफएम में भी मैंने कई बार आपको ये बात पढ़ाई कि जैसे पहले ईबीआईटी निकलता है, फिर इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर इंटरेस्ट माइनस होने के बाद जो बचता है ईबीटी, वो टैक्सेबल प्रॉफिट होता है, उस पर टैक्स देना होता है ना। तो इंटरेस्ट डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर होता है, वहीं डिविडेंड डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर नहीं होता है। तो कह रहे हैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में एक और चीज देखनी चाहिए कि आपकी कंट्री में जहां पे आप ऑपरेट करते हैं टैक्स कितना, अगर टैक्स बहुत हैवी है तो आप डेट लाओ, क्योंकि डेट पे आप ब्याज जो दोगे वो डिडक्टेबल है। पढ़ के देखो, द कैपिटल स्ट्रक्चर एक्ट एज ए टैक्स मैनेजमेंट टूल आल्सो। Since interest on borrowing is tax deductible, तो firm having healthy growth in operating profit, आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, जिनके ईबीआईटी बढ़ रहा है, उसमें क्या है, अगर टैक्स का रेट ज्यादा है तो इंटरेस्ट का पोर्शन ज्यादा रखो, तो इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। इट इज वर्थ वाइल टू इनकॉर्पोरेट डेट। इसके अलावा इट हेल्प्स टू ब्राइटन द इमेज ऑफ द फर्म। अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा तो लोगों का भरोसा भी आप अचीव कर पाओगे। A firm can build on the retained earning component of the capital structure। अपनी retained earning पे भी आप भरोसा करके बढ़ सकते हो by issuing equity capital at a premium to a spread out base of small investor। देखिए एक कंपनी जिसके पास retained earning अच्छी है, जिसकी ग्रोथ अच्छी है, जो आज तक बहुत established है, आज वो और शेयर इशू करना चाहती है तो वो अपने शेयर महंगे भी बेच सकती है, प्रीमियम पे बेच सकती है, क्योंकि स्मॉल शेयर होल्डर क्या भरोसा अब आपके पास आ गया है। आज रिलायंस लेकर के आए, शेयर लेकर के आए, तो हम और आप खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है भैया वही डूब गया तो सभी डूब जाएगा। ठीक है, सच एन एक्ट हैज टू बेनिफिट्स। क्या होता है, दो बेनिफिट क्या है रिटेन अर्निंग लगाने से। इट हेल्प्स द फर्म टू इंप्रूव इट्स इमेज इन द आईज ऑफ इन्वेस्टर। दूसरा, एट द सेम टाइम होस्टाइल टेक ओवर कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप फर्दर पैसा भी इक्विटी शेयर से ला रहे हो, तो जब इक्विटी शेयर से ला रहे हो तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, टेक ओवर के चांसेस कम हो रहे हैं, क्योंकि जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे, टेक ओवर कोई कैसे करेगा किसी को, जब पूरे 51% शेयर्स खरीद ले, नंबर ऑफ शेयर्स इतने ज्यादा है, तो किसी अकेले के अंदर या इतने बड़े ग्रुप के अंदर इतना दम नहीं होगा। तो ये चीज है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो लोग आमतौर पे मार्केट में कहते हैं कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर बोलो या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बोलो, दोनों एक होता है, बट बेटा दोनों में अंतर होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दोनों में अंतर है। मैं आपको मतलब समझाता हूं दोनों में क्या अंतर है। कैपिटल स्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करते हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर, आपको लाइबिलिटीज देखी, बैलेंस शीट देखी कभी? बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड में केवल लॉन्ग टर्म पार्ट होता है ना, इक्विटी, रिटेन अर्निंग, रिजर्व एंड सरप्लस, यानी डेट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, केवल लॉन्ग टर्म जो पार्ट होता है ये होता है कैपिटल स्ट्रक्चर।
तो सर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब डेट साइड में पूरा, लॉन्ग टर्म भी, शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटीज वगैरह। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में अगर हम करंट लायबिलिटीज वगैरह का पार्ट हटा दें तो अपने आप बन जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में मैं आपको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर नहीं सिखा रहा था, क्या सिखा रहा था? कैपिटल स्ट्रक्चर। बट डिफरेंस समझ लेते हैं, पढ़ के देखते हैं। इन इंजीनियरिंग में पहुंच गए हम लोग, तो इंजीनियर है भी नहीं कह रहे। इंजीनियरिंग में क्या होता है? स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग। बिल्डिंग का बहुत अलग अलग पार्ट जो है वो स्ट्रक्चर है। दस फाइनेंशियल टर्म्स में फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब है ऑल दी कंपोनेंट जो फाइनेंस के ऑर्गेनाइजेशन में। अब ऑल दी कंपोनेंट्स में मतलब है कि लॉन्ग टर्म भी जो पैसा लाए हो, शॉर्ट टर्म भी जो लाए हो। इन सिंपल टर्म्स financial structure consists of all the assets, all liabilities and capital, the manner in which organization assets are financed। जिस तरीके से तुम अपने एसेट्स के लिए पैसा लाए थे वो है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कुछ सिमिलरिटीज हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि देखते हैं कि एक बैलेंस शीट है, नीचे एक बैलेंस शीट हम लोगों के सामने। पहले बैलेंस शीट देख के आते हैं, फिर पैरा पढ़ेंगे। बैलेंस शीट आपको ये रही, इक्विटीज एंड लायबिलिटी, जिसके अंदर ये शेयर कैपिटल है 2 लाख की, रिजर्व सरप्लस है 72,000 के, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 60,000, टोटल है 4,60,000। अब सुनिएगा, इधर देखिएगा एक मिनट। ये जो टोटल है यानी ये सारी चीजें मतलब 2 लाख भी, 72,000, 1,28,000 और 60,000, इन टोटल 4,60,000। ये सारी जो लायबिलिटी साइड का सारा पार्ट है, ये है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। और इसका केवल अगर हम लॉन्ग टर्म पार्ट कर दे यानी करंट लायबिलिटी को हटा दें, लॉन्ग टर्म पार्ट में अगर डिबेंचर्स होते तो भी आ जाते, प्रेफरेंस शेयर्स होते तो भी आ जाते, तो हो जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ऊपर पढ़ के देखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बता रहे हैं। पढ़िए एक बार, मैं पानी पीता हूं, आप पढ़िए एक बार, इसको रीड करिए। If you take a look at the balance sheet of a company, the entire left hand side, which includes liabilities plus equity, पूरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। इट कंटेन्स ऑल द लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल। ऑन द अदर हैंड, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द सम ऑफ टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल, एंड दस हम ये कह सकते हैं, एक लाइन इसको अंडरलाइन करिएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। बोलिए ट्रू है फॉल्स है? कैपिटल स्ट्रक्चर इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। और यही बोल रहे हैं, अगर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, फॉल्स। अच्छा एक और स्टेटमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर या तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से कम होगा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से ज्यादा नहीं होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर या तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से कम होगा लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। ट्रू की फॉल्स? ट्रू। अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बराबर हो सकता है, या तो कम होगा या बराबर हो सकता है। बराबर कैसे हो सकता है? अगर उसकी करंट लायबिलिटीज है ही नहीं, उस कंपनी में करंट लायबिलिटी है नहीं, तो जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वही कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो या तो कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से कम होगा या उसके बराबर होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं दस कैपिटल स्ट्रक्चर जो है इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। इट इंक्लूड्स, कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म डेट आ जाएंगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएंगी, इक्विटी आ जाएगी, रिटेन अर्निंग आ जाएगी। सिंपलेस्ट ऑफ टर्म से बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर में ऑफ ए कंपनी इज दैट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो रिफ्लेक्ट करता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज को। यानी अगर हम लोग नीचे आ जाएं, जरा बैलेंस शीट जहां खत्म हुई है वहां पे इन्होंने बताया, इन द अबव इलस्ट्रेशन टोटल लायबिलिटी साइड जो है 4,60,000 की वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, वाइल जो लॉन्ग टर्म ब्लॉक है तुम्हारा 2,70,000 का वो कैपिटल स्ट्रक्चर है। वी कैन ऑल्सो से कि टोटल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में माइनस कर दे करंट लायबिलिटी तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका कैपिटल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी डिफरेंसेस को इन्होंने फिर से 3 बताए, उसी के नीचे एक बार देख लीजिए। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब रिलेट्स टू लॉन्ग टर्म कैपिटल जो आपने लगा रखी है फॉर क्रिएशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। कैपिटल स्ट्रक्चर कोर एलिमेंट, मेन एलिमेंट क्या होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का? जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डाला है, कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का कोर एलिमेंट है, मेन एलिमेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर कैन एग्जिस्ट विदाउट करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी नहीं भी हो तो भी ये कंपनी एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म सोर्सेज नहीं है, केवल करंट लायबिलिटी कंपनी में, कभी आपने ऐसी कोई कंपनी देखी नहीं ना, तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैन एग्जिस्ट विदाउट द करंट लायबिलिटी। एंड इन सच केस अगर ऐसा होगा करंट लायबिलिटी नहीं है उस कंपनी में, तो जो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर है वही उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। बट वी कैन नॉट हैव ए सिचुएशन, लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी नहीं मिलेगी जहां पे फर्म के केवल करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म ना हो। लॉन्ग टर्म तो होगा ही होगा साहब। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को आप यूज कर सकते हैं टू बिल्ड अप लेवल ऑफ करंट एसेट। कैपिटल स्ट्रक्चर जो लॉन्ग टर्म है उससे फिक्स्ड एसेट खरीद लो, करंट एसेट खरीदो, कुछ भी कर लो, लेकिन करंट लायबिलिटी से फिक्स्ड एसेट नहीं खरीदे जाते।
आप समझ रहे हैं इसको? मैं समझा देता हूं, देखो सुनो। हम पैसा लाए मार्केट से शॉर्ट टर्म के लिए, करंट लायबिलिटी, और उससे जाकर के हमने एक मशीन परचेज कर ली, लॉन्ग टर्म एसेट, फिक्स्ड एसेट खरीद लिया। इससे दिक्कत होती है, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लाए, मशीन खरीद ली, कल को जो पैसा वापस मांगेगा, 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने जब के लिए लाए थे, कैसे वापस करोगे? मशीन खरीद के आए तुम तो उससे पैसे से। तो कभी भी करंट लायबिलिटी से लॉन्ग टर्म चीज नहीं खरीदते। हाँ, लॉन्ग टर्म पैसा लाए, आमतौर पे सही बैलेंसिंग क्या होती है? सही बैलेंसिंग मुझे, सही बैलेंसिंग का मतलब है जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसा लाए उसको लॉन्ग टर्म जगह, लॉन्ग टर्म एसेट, बिल्डिंग, मशीन, इनको लिए इन्वेस्ट करिए। और जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लाए उससे स्टॉक खरीद लीजिए, है ना, लॉन्ग टर्म करंट एसेट्स खरीद लीजिए, ये सही है। लेकिन अगर आपको तब भी करना है तो एक काम आप कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म से पैसा लाए, लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म लाए, उससे लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीद लिए और थोड़े शॉर्ट टर्म खरीद लिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कभी, ये तो बड़ा ही दिक्कत हो जाएगी साहब कि शॉर्ट टर्म पैसा लाए, लायबिलिटी करंट है, खरीद लिए लॉन्ग टर्म एसेट, ऐसा थोड़ी ना चलता। ये लाइन लिखिए यहाँ पे, कह रहे हैं साहब आप फिर भी कैपिटल स्ट्रक्चर का एक पोर्शन में भी यूज कर सकते हैं टू बिल्ड अप करंट एसेट, बट द करंट लायबिलिटी शुड नॉट बी यूज्ड टू फाइनेंस एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर ऐसा कर दिया तो एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाएगी, कल को वो लोग पैसा मांगेंगे तो वापस होगा नहीं। अगला कॉन्सेप्ट अगली क्लास में, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। बस हमको इतना बता दो इसमें आज के जाते जाते, पहले प्लानिंग होती है कि पहले डिजाइनिंग होती है? और या फिर सोच के आना, अगली क्लास में बता देना, ठीक है? सोच के आना, पहले प्लानिंग होती है किसी चीज की कि पहले डिजाइनिंग होती है। थैंक यू।